मोस्ट फेमस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, या हम कहें कि मनोविज्ञान का ऐसा संप्रदाय जिसने मनोविज्ञान को जो अर्थ दिया वो अभी तक स्वीकारा जाता है, ठीक है। उसका नाम है बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद। अब आपको याद ये रखना है कि बिहेवियरिज्म मेनली इसी बात को कहता है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार को होना चाहिए, ठीक है, बिहेवियर को होना चाहिए। ये वाली बात अपन ने 4th स्टेज में की भी थी कि भाई बिहेवियर को या व्यवहार को अंततः मनोविज्ञान की विषय वस्तु मान लिया गया। आगे हमने एक और बात की थी कि व्यवहार में हर प्रकार की क्रिया को शामिल किया जाता है। जो साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से जब हम व्यवहार को परिभाषित करते हैं तो हमने 3 पक्ष देखे थे, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष, ठीक है। यहाँ लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जो फाउंडर थे बिहेवियरिज्म के, जे.बी. वॉटसन, इन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस आगे बढ़ाया, ठीक है। हमने देखा कि विज्ञान के रूप में विल्हम वुंड द्वारा मनोविज्ञान को शुरुआत की गई, ठीक है ना। जब लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की, यानी ये कहा कि एक्सपेरिमेंट होंगे, प्रयोग होने चाहिए हमारे विषय में। क्यों? क्योंकि प्रयोग ऐसी चीज होते हैं जिससे वैज्ञानिकता को सिद्ध किया जा सकता है। हर वो सब्जेक्ट जिसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रयोग होते हैं, उसकी खास बात यह है कि वहां पर कोई भी चीज को विद प्रूफ कहा जाता है। भाई ऐसी बात है, ऐसा ऐसा प्रयोग किया गया, ये पता चला। बोलो भाई, कोई बोले यकीन नहीं है हमको तो बोले आप करके देख लो प्रयोग। जो एक्सपेरिमेंट की खास बात होती है वो यही होती है कि आप उसको प्रूफ के साथ में अवेलेबल कराते हो, और जब अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, तो उसे कहा जा सकता है कि भाई सेम सेटअप लगा करके सेम एक्सपेरिमेंट आप करके देख लो, आपको भी यही रिजल्ट मिलेंगे। और एक्चुअल में साइंस में ऐसे मौके भी आए हैं जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स को दोहराया है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और साइकोलॉजी को एज ए साइंस आगे बढ़ाया गया है। अब खास बात यह है कि वुंड ने कहा तो सही कि हाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे, साइंस बनाएंगे, लेकिन वास्तविक बात ये थी कि विल्हम वुंड और उनके साथी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर पाए थे, बहुत ज़्यादा प्रयोग उन्होंने नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि वो तो चेतना को विषय वस्तु मान रहे थे मनोविज्ञान की, और चेतना में भी वो खासकर मनुष्य की चेतना पर कार्य कर रहे थे। ये वो व्यक्ति हुए जे.बी. वॉटसन जिन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये बात सच है कि ह्यूमन बीइंग पर आसानी से एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते। मनुष्यों पर कर सकते क्या हम इतना आसानी से एक्सपेरिमेंट कि भैया इसको उठा लिया मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए, इसको उठा लिया, कोई भी टाइप का एक्सपेरिमेंट हो? नहीं, हमारे तो ह्यूमन राइट्स होते हैं। लेकिन बेचारे एनिमल्स को उठा लेते हैं, ठीक है ना। उनके बेचारों के कोई राइट्स नहीं होते हैं, वो बेचारे लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, कोर्ट नहीं है, कचहरी नहीं है, ये सारा सिस्टम डेवलप नहीं है। तो वॉटसन ने कहा कि भैया एक्सपेरिमेंट करने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों पे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, किस पे करेंगे? पशुओं पर करेंगे, जानवरों पर करेंगे। तो यहाँ से जे.बी. वॉटसन के समय से वास्तव में साइकोलॉजी में एनिमल्स के एक्सपेरिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किए जाने की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इस बात को कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, कोई भी सिद्धांत हम दें, उसमें एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, और वो एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं एनिमल्स के ऊपर। तो व्यवहारवाद की एक बड़ी बात याद रखनी है कि इन्होंने व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर की बात की। अब ये वैज्ञानिक अध्ययन कैसा होगा? तो किसकी सहायता से होगा? प्रयोगों की सहायता से। अब प्रयोग किस पे किए जाएंगे? तो वॉटसन साफ साफ कहते थे कि भाई पशुओं पे करो, जो आसानी से मिले। पशुओं में भी जो तुम आसानी से खोज सकते हो कि भाई शेर पे करना आसान होगा क्या प्रयोग? सोच के देखो। तो आसानी से किस पे होंगे? चूहे पे हो जाएंगे, बिल्ली पे हो जाएंगे, कुत्ते पे हो जाएंगे। कंट्रोलेबल है, ठीक है, उतने हिंसक नहीं है, अपना हार्म मनुष्य को आसानी से उतना हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे छोटे पशुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में किए गए। और ये करने के लिए जो सबसे बड़ा एक हम कहें कि दबाव बनाया गया कि नहीं मनोवैज्ञानिकों को प्रयोग करने चाहिए, ये किसने किया था? जे.बी.
वॉटसन ने। ठीक है, अब वॉटसन के बारे में अपने को एक दो बातें और याद रखनी है कि इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान कहा। ठीक है, ये लाइन तो याद रखनी है। पॉजिटिव साइंस ऑफ साइकोलॉजी कहते थे ये मनोविज्ञान को। साथ ही साथ कहते थे कि मनोविज्ञान में सिर्फ प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। कैसे व्यवहार का? प्रेक्षणीय। प्रेक्षण शब्द का मतलब पता है क्या? इसी के लिए हम लिख सकते हैं अवलोकनीय। प्रेक्षणीय लिखा हो या अवलोकनीय लिखा हो एक ही बात है। प्रेक्षण या अवलोकन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। तो इंग्लिश में लिख देते हैं हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब इंपॉर्टेंट बात है, हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मैंने आपको कहा कि हर प्रकार की क्रिया व्यवहार में शामिल है। जैसे हम सोते हैं, रात को सोते हुए हम सपने देखते हैं। ठीक है, तो ड्रीम्स को, सपनों को भी व्यवहार का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, उसका भी अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। लेकिन अगर हम वॉटसन के विचारों को देखें तो इन्होंने सिर्फ किस व्यवहार पर बल दिया था? प्रेक्षणीय व्यवहार। सपनों को देख सकते हैं क्या? इनके सपने मैं देख सकती हूँ क्या? ऑब्जर्व किए जा सकते हैं? नहीं। यहाँ तक कि फीलिंग्स, इनकी फीलिंग्स, अभी ये क्या महसूस कर रही हैं, कैसा फील कर रही हैं, वो मैं पता कर सकती हूँ क्या? नहीं, जब तक वो बताए नहीं है। थोड़ा बहुत कई बार हम चेहरे के एक्सप्रेशन से ऑब्जर्व करके अंदाजा लगा लेते हैं, या फिर एक हम कहें कि उसका जो आउटवर्ड बिहेवियर होता है। जैसे अगर मैं गुस्से में हूं तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मैं थोड़ा तेज बोलूंगी, डांटूंगी तुमको। ठीक है, मेरे चेहरा जो होगा, हो सकता है ज्यादा गुस्से में हो तो लाल तमतमाया चेहरा जिसको हम कहते हैं, वैसा चेहरा तुमको नजर आएगा। लेकिन अगर मैं नहीं बता रही, मान लो अभी मेरे को ऐसे अपने आप ही किसी कारण से इस पर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बेवजह ही आ रहा है, कोई बात हो गई उसको पता ही नहीं, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने अपने एक्सप्रेशन पर आने नहीं दिया, तो क्या उसको पता चल जाएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है? नहीं चलेगा। या आप में से किसी को कैसी फीलिंग हो रही है, ठीक है, वो कोई बाहरी व्यक्ति सही अंदाजा नहीं लगा सकता जब तक आप शेयर ना करो, या फिर आप आपके फेस पर, आपके एक्सटर्नल बिहेवियर में उसको आने दो। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इन्होंने आउट कर दिया, बोले जिस चीज का ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है उसको हम मनोविज्ञान में स्टडी नहीं करेंगे। बोले दूसरे के सपने को आप ऑब्जर्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो बोले नॉन ऑब्जर्वेबल चीज का स्टडी साइकोलॉजी में नहीं होगा। दूसरे की फीलिंग्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हम नॉन ऑब्जर्वेबल चीजों को स्टडी नहीं करेंगे। ये किसने कहा? वॉटसन ने कहा। इस चीज को वो नहीं बनाना है आपको कि नहीं साइकोलॉजी स्टडी नहीं करता है। साइकोलॉजी आज बिहेवियर में इन सबको इंक्लूड करता है। जैसे थॉट प्रोसेस, थिंकिंग। अभी तुम में से कौन कौन क्या क्या सोच रहा है, क्या मैं तुमको देख के बता सकती हूँ क्या? कोई नहीं बता सकता है। और एक दो चार तुक्के लगा सकते हैं, किसी किसी का कोई कोई सही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जो जनरली कई बार लोग करते भी हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कौन क्या सोच रहा है उसका चेहरा देख करके आप उसका थॉट नहीं पहचान सकते हो। ये वाली बात याद रखनी है कि वॉटसन कहते थे भैया किसी का विचार उसके मस्तिष्क में चल रहा है, आप देख तो सकते नहीं, आप ऑब्जर्व तो कर नहीं सकते, तो फिर क्यों पढ़ना है उसको। ठीक है, तो इनका जो थॉट था वो सिर्फ इतना सा था कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, किसी भी स्थिति में, किसी सिचुएशन में अगर कोई उद्दीपक मौजूद है, अगर कोई स्टिमुलस मौजूद है और उसके प्रति किसी ने क्या की है, कोई अनुक्रिया की है,
ठीक है। तो हम उस उद्दीपक और उस अनुक्रिया को ऑब्जर्व करके उसके रिलेशनशिप को देख सकते हैं कि भाई कौन सा उद्दीपक से किस प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न हो रही है, ठीक है। जैसे मैं मान लो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में बैठी हूँ, मेरा मन किया कि आज तो मैं थोड़ा सा स्टडी करती हूँ स्टूडेंट्स का, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसको डांटा बेवजह से ही कि क्या है, पढ़ के नहीं आते हो, ऐसे ही आ जाते हो, क्या पैसे बर्बाद कर रहे हो माँ बाप के, ये क्या नाम कर रहे हो, मैंने डांटा, तो मैंने एक उद्दीपक दिया, ठीक है। अब मेरी डांट एक उद्दीपक थी उनके लिए, अब मुझे चेक करना था कि इनका रिस्पॉन्स कैसा आता है, ठीक है। हो सकता है बदले में ये भी नाराज हो गई कि क्या है आप मैडम, पढ़ाना है जो पढ़ाओ, ये क्या हुआ, हमारा सिलेक्शन हम कर लेंगे तो कर लेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, आपको फीस दिया आप तो पढ़ाओ। हो सकता है उनका रिस्पॉन्स वैसा है। फिर मैंने किसी दिन दूसरे बच्चे को उसी तरीके का स्टिमुलस दिया, फिर मैंने उसका रिस्पॉन्स दिया, तो उसने कहा सॉरी मैम अब हम रिविजन करेंगे टाइम से, अब ऐसे नहीं करेंगे। उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, थोड़ा अलग हुआ, ठीक है। किसी तीसरे का अलग। यहाँ कुल मिला के समझना ये है कि वॉटसन का जो नजरिया है वो ये है कि भाई कोई भी सिचुएशन में जो कुछ हो रहा है उसे हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के रूप में, उद्दीपक अनुक्रिया के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज के लिए कोई क्लियर स्टिमुलस नहीं है और क्लियर रिस्पॉन्स नहीं है, उसको हम मनोविज्ञान में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि वॉटसन कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ प्रेक्षणीय व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ही साइकोलॉजी का स्टडी का पॉइंट होना चाहिए। नॉन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर यानी ऐसा व्यवहार जिसका स्पष्ट प्रेक्षण करना संभव नहीं है, उसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु नहीं होना चाहिए। अब ये ऐसी की ऐसी लाइन बना के पूछ लेते हैं कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में प्रेक्षणीय व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया जाता है, तो वहां हम सीधे सीधे आंसर करेंगे कि किस में दिया जाता है, व्यवहारवाद में दिया जाता है, ठीक है। अब प्रेक्षणीय व्यवहार की बात कर रहे हैं तो ये भी कहते थे कि इनका प्रेक्षण किससे होगा, या तो ऑब्जर्वेशन मेथड से होगा या फिर प्रयोग विधि से होगा। तो घुमा करके जब पूछते हैं इसी बात को तो ऐसे पूछते हैं कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में प्रेक्षण तथा प्रयोग जैसी वैज्ञानिक विधियों पर बल दिया गया है। तो क्योंकि ये कह रहे हैं भाई सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ही स्टडी करो, तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई जिन चीजों को हम या तो प्रेक्षण कर सके या क्या कर सके, प्रयोग कर सके, सिर्फ उनका ही अध्ययन होना चाहिए। तो ये दो मेथड को भी वॉटसन ने बहुत इंपॉर्टेंट माना था कि साइकोलॉजी में ये दो इंपॉर्टेंट विधियां हैं या मेथड हैं, एक तो है प्रेक्षण और एक क्या है, प्रयोग। तो यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पुट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको ये चीजें आगे और डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वॉटसन को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, यानी कई सारे समर्थक हुए व्यवहारवाद के, और उन सबने, जो भी व्यवहारवाद के समर्थक थे, उन सबने क्या किए, प्रयोग किए, ठीक है। प्रयोग किस पर किए थे, एक्सपेरिमेंट्स पशुओं पर किए, एनिमल्स पे किए। और जब हम लर्निंग की थियरीज पढ़ेंगे, अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहाँ हम कई सारे व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे, स्किनर को पढ़ेंगे, हल को पढ़ेंगे, गथरी को पढ़ेंगे। ये सारे वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यवहारवाद को फॉलो किया, इसका समर्थन किया, और समर्थन करते हुए वॉटसन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम कैसा अध्ययन करेंगे, वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक अध्ययन कैसे करेंगे, प्रयोगों की सहायता से करेंगे, और प्रयोग किस पर किए गए, पशुओं पर किए गए। क्लियर है बात? लिखो। व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जे बी वॉटसन द्वारा, नाम लिखा है, जे.बी. वॉटसन द्वारा की गई वॉटसन द्वारा की गई, उसके बाद देखो, वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान कहा और मनोविज्ञान में सिर्फ प्रेक्षणीय या अवलोकनीय, दोनों शब्द लिख लो, प्रेक्षणीय या अवलोकनीय व्यवहार के अध्ययन को, प्रेक्षणीय या अवलोकनीय व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया। प्रेक्षणीय या अवलोकनीय व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया। लाइन चेंज करके लिखो, वॉटसन द्वारा व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु, वॉटसन द्वारा व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु प्रेक्षण तथा ऑब्जर्वेशन तथा प्रयोग, प्रेक्षण तथा प्रयोग जैसी वैज्ञानिक विधियों को ही, प्रेक्षण तथा प्रयोग जैसी वैज्ञानिक विधियों को ही स्वीकार किया। उन्होंने मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, उन्होंने मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पशुओं पर प्रयोग किए जाने की विचारधारा को प्रस्तुत किया। वॉटसन के बारे में हम दो और बातें याद रखेंगे।
देखो, वॉटसन जो है वो ये मानते थे कि हम जितनी भी अनुक्रियाएं, जितने भी रिस्पॉन्सेस करते हैं वो सभी अर्जित हैं, अक्वायर्ड हैं। अर्जित या हम कहें दो शब्द होते हैं, इनेट एंड अक्वायर्ड। इनेट का एग्जैक्ट हिंदी एक प्रकार से आनुवंशिक, ठीक है। कोई चीज जो आनुवंशिकता से आती है उसको तो हम क्या कहते हैं, इनेट कहते हैं। और जो जन्म के बाद में हम अक्वायर करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसको क्या कहते हैं, अर्जित कहते हैं, ठीक है। अब जो वॉटसन का व्यू पॉइंट है वो क्या है कि बच्चा जितनी भी अनुक्रियाएं करता है वो सभी कैसी अनुक्रियाएं हैं, अर्जित अनुक्रियाएं, यानी बाय बर्थ आनुवांशिक रूप से बच्चा अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया है। इस कारण, क्योंकि वो कहते थे कि प्रत्येक अनुक्रिया अर्जित अनुक्रिया है, तो उनका मानना था कि सारा जो व्यवहार है, संपूर्ण व्यवहार हमारे व्यवहार में जितनी भी चीजें हैं वो सब कैसी हैं, सीखी गई हैं, ठीक है। तो इन ऑल जो समझना है वो ये है कि वॉटसन लर्निंग को, अधिगम को या सीखने को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। वो कहते थे एक्चुअल में हमारे पूरे बिहेवियर का बेस ही क्या है, लर्निंग है, ठीक है। बोले अधिगम या सीखने की प्रक्रिया ही सबसे ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि बच्चा आनुवांशिक रूप से अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आता। ये कथन सत्य नहीं है, ये कथन किसका विचार है, ये बात हमेशा याद रखना। ये नहीं इसको तुम लाइन मान लो कि साइकोलॉजी में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत कुछ इनेट होता है, हम आगे पढ़ेंगे। इनेट और अक्वायर्ड की एक पूरी हम कहें कि कंट्रोवर्सी है, विवाद है, जिसको नेचर नर्चर डिबेट कहा जाता है। ये सारी बात आगे करेंगे। अभी किसकी बात याद रखनी है, जेबी वॉटसन की। वॉटसन कह रहे हैं कि हर अनुक्रिया अर्जित अनुक्रिया है और संपूर्ण व्यवहार कैसा व्यवहार है, सीखा गया व्यवहार है। इस कारण सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया वो किसको मानते थे, अधिगम को, यानी सीखने को या लर्निंग को, ठीक है। इस पूरी बात के साथ एक और बात याद रखनी है कि वॉटसन अपनी इस बात को एक तरीके से सिद्ध करना भी चाहते थे। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए कि वास्तव में कोई बच्चे की हेरिडिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहते थे वो, किसी बच्चे की आनुवांशिकता का, उसकी हेरिडिटी का कोई प्रभाव उसके व्यवहार पर नहीं पड़ता है। इस कारण एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, एक कथन दिया जो एक प्रकार से बहुत फेमस हो गया, एक चैलेंज दिया उन्होंने। उनका कहना था कि मुझे कोई भी 1 दर्जन स्वस्थ शिशु लाकर दो, मैं उनमें से किसी को भी कुछ भी बना दूंगा, जिसको तुम कहो चोर, जिसको कहो डॉक्टर, जिसको कहो इंजीनियर, जिसको कहो वकील, जिसको कहो पुलिस वाला, जिसको कहो भिखारी, में इनमें से तुम जिसको भी कुछ भी कहोगे वो बना करके दे सकता हूँ। इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है कि भैया जीन्स वीन्स का कोई असर नहीं होता है। जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, जिस वातावरण में बच्चा सीख रहा है वो जैसा होगा, उसके अनुसार ही उसका करियर भी वो चूज कर लेगा। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि वॉटसन आनुवांशिकता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। वो सिर्फ किसको महत्व देते थे, वातावरण को महत्व देते थे। तो ये दोनों बातें हमें वॉटसन के बारे में याद रखनी है, दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से, क्योंकि वो लर्निंग को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। और लर्निंग कहाँ होती है, एनवायरनमेंट में होती है, वातावरण में होती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी अर्जित तो है ही नहीं, बच्चा पहले से कुछ भी आनुवांशिक तो है ही नहीं, बच्चा पहले से तो कुछ भी लेकर के नहीं आया है, सब कुछ उसने सीखा है। सीखा कहाँ पर है, वातावरण में सीखा है। इसलिए आनुवांशिकता का कोई महत्व नहीं है। क्या महत्वपूर्ण होता है, वातावरण महत्वपूर्ण होता है। बच्चे को जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा, जो कुछ हम सिखाएंगे वो ही बच्चा सीख जाता है, ठीक है। देखो,
वॉटसन ने माना कि सभी अनुक्रियाएं अर्जित अनुक्रियाएं होती हैं, अतः उन्होंने संपूर्ण व्यवहार का आधार अधिगम की प्रक्रिया को माना था। लाइन चेंज करके लिखो। वॉटसन ने आनुवंशिकता को हेरिडिटी को नकारते हुए सिर्फ वातावरण को ही किसी बालक के व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा मुझे एक दर्जन स्वस्थ शिशु लाकर दो। मैं उनमें से किसी को भी कुछ भी बना सकता हूँ। डैश लगा के लिख दो। डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, पुलिस वाला, 5-7 प्रोफेशन लिख दो। खूब के सारों के नाम ले लिए थे उन्होंने तो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी व्यवहारवाद की। अब व्यवहारवाद को याद रखना है अच्छे से, याद तो सबको ही रखना है, बट व्यवहारवादियों ने अधिगम के सिद्धांत दिए। लिंक करो चीजों को, क्योंकि वॉटसन ने क्या कह दिया कि सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? अधिगम है। तो इनको जो लोग फॉलो करते थे, जो इनके समर्थक थे, उन सब ने किस पर कार्य है? अधिगम पर। और अपने कार्य में उन्होंने सबने प्रयोग भी किए हैं। तो हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे और सारे व्यवहारवादियों के प्रयोगों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे।